चलिए स्टूडेंट, फिर आज एक हम नया टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। पिछला बार बताया था कि भारत में दहेज प्रथा। इस वीडियो में आखिरकार भारत में महिलाओं एवं लड़कियों का क्या क्या अधिकार है, एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। इसको भी खंड बाई खंड खंड में तोड़ने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कहने के तात्पर्य ये है कि भारत में महिलाओं और लड़कियों के अधिकार क्या है। अधिकार क्या है तो इसको हम कितना भाग में तोड़े हैं, 1 2 3 4 और एक भाग जगह नहीं रहने के कारण नहीं लिख पाए हैं, वो आपको हम बता देंगे। तो पहला मेरा अधिकार है संवैधानिक अधिकार है। आखिर भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कहने का जो भारत में संविधान है, महिलाओं और लड़कियों को क्या अधिकार देते हैं। कहने के तात्पर्य है मेरा बाबू कि भारत में महिलाओं को अधिकार के बारे में क्यों नहीं पता है। आखिरकार सब त्यौहार, तीज कब है, ईद कब है, होली कब है, दिवाली कब है, सब पता रहता है, लेकिन खुद का अधिकार पता नहीं रहता है। इसलिए हम एक वीडियो बना रहे हैं कि सबका अपना अधिकार पता हो, इसलिए उसका शोषण ना होवे। इसलिए भारत की महिलाओं के साथ बहुत सारा शोषण होते रहता है। इसलिए मेरा दिमाग में एक आया कि इस पर भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मेरा हेडलाइन क्या है आज का, भारत में महिलाओं और लड़कियों के अधिकार। पहला टॉपिक है बाबू संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार के भी हम इसको खंड बाई खंड में तोड़े हैं क्योंकि आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो पहला क्या खंड है बाबू, संवैधानिक अधिकार में आकर महिलाओं का जो संविधान जो मेरा भारत का है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जो इसमें क्या है, ये महिलाओं और लड़कियों का। तो संवैधानिक अधिकार में पहले समानता का अधिकार, फिर भेदभाव के खिलाफ का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संविधान के तहत विशेष प्रावधान है। तो ये पांचों के बारे में समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भारत में महिलाओं और लड़कियों का अधिकार क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा पहले इंट्रो दे देते हैं, मतलब परिचय दे देते हैं। तो भारत में महिलाओं और लड़कियों के कई अधिकार हैं। भारत में महिलाओं और लड़कियों के कई अधिकार है जो उन्हें समाज में समानता और समान से जीने का अधिकार देते हैं। मतलब समानता मतलब एक समान, पुरुष रहे चाहे महिला रहे या लड़का रहे चाहे लड़की रहे, और एवं सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं। ये अधिकार है जो क्या क्या है, पहला संवैधानिक अधिकार, दूसरा कानूनी अधिकार, और तीसरा जो हम लोग का है जो इसका सामाजिक नीतियों के माध्यम से, समाज में भी तो रहते हैं तो समाज में भी तो कुछ कानून होगा, तो सामाजिक नीतियों के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। यहाँ हम महिलाओं और लड़कियों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को बाबू हम विस्तार से और सरल भाषा में, यानी आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आसान से आप भी अच्छा से समझ सके। तो आइए परिचय दे दिए, आपका भी कीमती समय होगा, आपका भी समय व्यतीत करते हुए आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो भारत में महिलाओं का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या भारत में महिलाओं का अधिकार है। तो पहला मेरा क्या आपको बोले थे, पहला मेरा संवैधानिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संवैधानिक अधिकार मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आखिरकार भारत में महिलाओं और लड़कियों का क्या है। तो पहला मेरा क्या है, समानता का अधिकार। कहने के तात्पर्य ये है कि मेरा आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, यानी अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है समानता का अधिकार। यानी कहने के तात्पर्य पहले संवैधानिक अधिकार के बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं कि संवैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, और उसके अंदर नहीं ये पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो संवैधानिक अधिकार का भी परिभाषा बताते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो संवैधानिक अधिकार बाबू वे अधिकार होते हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का पालन है जो सरकार और समाज को करना क्या है, अनिवार्य है, एकदम करना ही है। जिसलिए महिलाओं के कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है जो निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। तो पहले आता है संवैधानिक अधिकार को भी बता देंगे, और इसमें पहला है समानता का अधिकार। पहला क्या है, समानता का। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ रहता है समानता का अधिकार, जो एक फंडामेंटल राइट होता है। इसमें पुरुष का भी उतना ही अधिकार है जितना महिला का होता है, लेकिन हम महिला का टॉपिक लिए हैं तो सिर्फ महिला और लड़कियों का जिक्र करेंगे। आगे बोल रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 14 है जो सबका है, जो बोलते हैं
फंडामेंटल राइट, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो मेरा आज का हेडलाइन है भारत में महिलाओं और लड़कियों का क्या क्या सब भारत में अधिकार है। तो सिर्फ और सिर्फ आज महिला और लड़कियों की बात करेंगे, न कि पुरुष की बात करेंगे। आखिरकार आर्टिकल 14 में जितना पुरुष का है उतना ही महिला का अधिकार है। मेरा कहने का जितना लड़का का है उतना लड़कियों का अधिकार है। लेकिन मेरा आज हेडलाइन है भारत में लड़कियों एवं महिलाओं का अधिकार। तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अधिकार और लड़कियों का अधिकार के बारे में आपको हम बताने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला मेरा क्या बताए थे, समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब एक समान। कहने के तात्पर्य है कि भारत के संविधान के 14 के तहत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं को भी वह अधिकार है जो अवसर मिलते हैं, अधिकार और अवसर मिलते हैं जो क्या मिलते हैं, पुरुषों के मिलते हैं। कहने के तात्पर्य है कि मेरा जो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, तो मेरा संविधान ही कहता है कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को भी वही अधिकार और अवसर मिलते हैं जो पुरुषों के मिलते हैं, तब तो होगा राइट टू इक्वलिटी। आपको आया समानता का अधिकार। अब आते हैं भेदभाव के खिलाफ अधिकार। तो जैसा कि हम लोग ये भी पढ़े हैं कि मतलब भेदभाव के अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या हुआ, भेदभाव के खिलाफ अधिकार का इंग्लिश क्या होता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कहने के तात्पर्य हुआ कि भारत के संविधान 15 में मेरा ऐसी उल्लेखित प्रकार से मतलब ऐसी लिखा हुआ है एकदम साफ शब्दों में कि अनुच्छेद 15 में कोई धर्म, जाति, लिंग जिसको बोलते हैं जेंडर और अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि इसका मतलब है कि महिलाओं को सिर्फ उनके महिला होने के कारण क्या किया जा सकता है, कमतर नहीं समझा जा सकता है। कहने के तात्पर्य उसके भी जितना भी पुरुष के साथ भेदभाव नहीं होगा तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका हम क्या बताएं, इसका मतलब ये है बाबू कि महिलाओं को सिर्फ उनके महिला होने के कारण उसको हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आया समझ में आर्टिकल 15। अब अगला आता है बाबू जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, या हमारा वीडियो आप देखोगे तो मौलिक अधिकार का एक वीडियो भी डाले थे, इसके ऊपर भी बनाना वीडियो चालू होगा सीरीज। तो जैसा हम बताए थे बाबू कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21 है जो निजता का अधिकार के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 21 ही के तहत है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन क्या है, कैसे जिएगा, उसका निजता का मामला है। तो अनुच्छेद 21 के तहत हर महिला को जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, हर महिला को मिलता है। मतलब इसका मतलब मोटा मोटी समझे तो किसी भी महिला को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून के द्वारा ऐसा जरूरी न हो। हाँ, कहने के तो ऐसा थोड़ा बहुत वंचित हो सकता है जब ऐसा कानूनी होगा, लेकिन ऐसा जब होगा भले ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट संविधान ही मेरा रक्षा करता है। आखिरकार मेरा कहने का तात्पर्य होगा बाबू कि जब भी मेरा फंडामेंटल का नुकसान पहुँचेगा तो मेरा क्या, हम लोगों को कौन सा रक्षा करता है, संविधान। ऐसा सरकार कोई भी नहीं कानून बनाएगा जिससे मेरा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार क्या हो, मेरा हानि हो। आ रहा है समझ में। आर्टिकल 21 के तहत क्या है, हर महिला को जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में ही है बाबू जो निजता का अधिकार है, यानी शादी विवाह भी अपना मन मर्जी से कर सकते हैं, कोई तरह का दबाव नहीं, अपना मन मर्जी से कपड़ा पहन सकते हैं, कोई तरह का दबाव नहीं, क्योंकि ये मेरा निजता का मामला है। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं वो मेरा निजता का मामला है, इस पर कोई तरह का भेदभाव कोई नहीं रोक लगा सकता है। क्यों, क्योंकि मेरा संविधान ही यह अधिकार देता है। आर्टिकल 21 के तहत अपना मन मर्जी से या अपना मन मुताबिक से ही महिला या लड़का या लड़की या कोई भी पुरुष या महिला शादी या विवाह कर सकते हो। क्यों, क्योंकि निजता का अधिकार, क्योंकि निजी मामला है, जिसको बोलते हैं पर्सनल। अब ये भी आपको आ गया होगा समझ में। अगला आता है बाबू शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण के खिलाफ अधिकार के कहने के तात्पर्य है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग के संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24। तो कहने के तात्पर्य ये है ना कि अनुच्छेद 23 के तहत महिलाओं को किसी भी प्रकार के शोषण से बचने का अधिकार या बचाने का अधिकार है, जिसमें कहते हैं कि इसमें बालात श्रम,
बलात् श्रम का तात्पर्य फोर्स्ड लेबर। और मानव तस्करी का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे पुरुष या महिला को जो खरीद फरोख्त करते हैं, बेचने का काम करते हैं, उसका इसमें क्या किया गया है, मनाही किया गया है। और इसमें देह व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, इसमें भी इसको क्या किया गया है, मनाही किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 23 में। कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 23 के तहत महिला को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने का अधिकार है। इसमें बलात् श्रम और मानव तस्करी, मतलब मानव लड़का या लड़की या पुरुष या महिला को भी खरीद फरोख्त जैसे कृत्य क्या है, शामिल है, जिसे इसको वेश्यावृत्ति भी हम कहते हैं। ये सब क्या है बाबू, मनाही है। आर्टिकल कितना में, 23 में। अब अगला आता है इस संवैधानिक अधिकार में कि संविधान के तहत विशेष प्रावधान किया है महिला के लिए, तो जिसको बोलते हैं स्पेशल प्रोविजंस। आखिरकार संविधान के तहत विशेष प्रावधान क्या है महिला के, स्पेशल प्रोविजंस। तो समझने का तात्पर्य करते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आपको समझ में नहीं आएगा कि आर्टिकल 15 पढ़े क्लॉज क्या होता है। तो देखिए क्लॉज क्या होता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 15 क्लॉज 3, और अगर 15 क्लॉज ए और इसको अगर क्लॉज रहेगा तो सब क्लॉज पढ़ेंगे, और अगर क्लॉज सब ब्रैकेट कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे 15 के। जैसे देखो ये क्या है, 15 का ए है, फिर अगर एक ब्रैकेट रहेगा तो पढ़ेंगे 15 क्लॉज 3, अगर डबल ब्रैकेट रहेगा तो पढ़ेंगे 15 क्लॉज ए सब क्लॉज 3। अब आपको आ गया होगा समझ में। तो मेरा कहने के तात्पर्य ये हुआ कि संविधान के तहत भारत में महिलाओं का विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस क्या है, तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 के तहत बाबू राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, विशेष प्रावधान बना सकता है। यानी मोटा मोटी समझे तो मेरा संविधान ये कहना चाहता है आर्टिकल 15 क्लॉज के तहत कि महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए विशेष कानून और योजनाएं बनाई जा सकती है। वो भी कौन बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं। किनके लिए, महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए कि इनको क्या सुरक्षा चाहिए और इसको क्या ऐसा योजना बनाए जिससे आगे महिला या लड़कियां बढ़ सके। आ गया आपको समझ में संवैधानिक अधिकार। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, मेरा कानूनी अधिकार जिसको बोलते हैं लीगल राइट। अगला मेरा क्या है टॉपिक, कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार को बोलते हैं बाबू लीगल राइट। तो कानूनी अधिकार को भी इसको खंड बाई खंड भी हम तोड़ने का प्रयास किए हैं कि जहाँ तक इसे आपको आसानी शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो घरेलू हिंसा से सुरक्षा, दहेज निषेध, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार, विवाह और तलाक के अधिकार, प्रसव अवकाश का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार। तो इसमें से 2, 3, 6 टॉपिक है, तो एक एक टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार भारत में महिलाओं का एवं लड़कियों का अधिकार क्या क्या देता है, कानूनी अधिकार जिसको बोलते हैं लीगल राइट्स। तो पहले कानूनी अधिकार के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो देश के कानूनों द्वारा महिलाओं को प्रदान किया, देश के जो कानून है बाबू उसके द्वारा महिलाओं को क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। और ये अधिकार समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता क्या करते हैं, सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। जो यह कानून से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित टॉपिक हम आपको बताए हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है घरेलू हिंसा से सुरक्षा। जो घरेलू में जो हिंसा होते रहता है ना, उससे क्या हो चाहिए, सुरक्षा। यानी कहने के तात्पर्य है कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। क्या बोले हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इसका कहने का घरेलू हिंसा से सुरक्षा पहला ही टॉपिक है। हाँ, घरेलू हिंसा से सुरक्षा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बाबू यानी कानून लागू हुआ था। घरेलू हिंसा एक कानून लागू हुआ था 2005 में, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी 2005 के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा दी गई है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि यह कानून जो है, कौन सा कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, कि यह कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण से बचाने का अधिकार देता है। कौन सा,
घरेलू हिंसा। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, यह कानून क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है? इससे क्या महिला को सुरक्षा मिलता है? अगर कोई तरह का घर में कोई तरह का अगर उसको शारीरिक कोई तरह का दिक्कत उसको मारता पीटता है तो इसके तहत उसके ऊपर क्या किया जाता है? कानूनी कार्रवाई किया जाता है। या मानसिक उत्पीड़न होता है उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगा, यानी यौन उत्पीड़न भी होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा, और आर्थिक शोषण से भी होगा तो उसे बचाने का क्या किया जाता है? महिलाओं के पास अधिकार है। और दूसरा क्या है बाबू? कहने के तात्पर्य ये है कि अगला है दहेज निषेध। क्या है? दहेज निषेध, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी। क्या है? दहेज निषेध। तो कहने के तात्पर्य ये है कि भारत में दहेज निषेध है जो 1961 के तहत 1901 कितना? भारत में दहेज निषेध एक्ट है जो 1961 के तहत दहेज लेना और देना क्या है? दोनों ही अपराध है। यानी कहने के तात्पर्य ये है, इसका मोटा मोटी बाबू ये कानूनी कि इसकी कोई भी व्यक्ति अगर शादी में दहेज की मांग नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति शादी में दहेज की मांग नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत उसे सजा मिलती है या सजा होती है। आया आपको समझ में? दूसरा, अब आगे आते हैं यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। आखिरकार महिलाओं का क्या आखिरकार हुआ जो कानून बनाना पड़ा यौन उत्पीड़न? कुछ तो ऐसा घटना हुआ होगा तब तो बनाया गया। तो समझते हैं महिलाओं का यौन उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा क्या मिलता है। तो कहने के तात्पर्य ये हुआ, यौन उत्पीड़न का इंग्लिश होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के अंदर भारत में महिलाओं एवं लड़कियों का क्या अधिकार है कानूनी। तो कार्यस्थल पर यानी ऑफिस हो गया या जॉब हो गया, प्राइवेट या सरकारी या प्राइवेट हो गया, या कोई कार्यस्थल है, वही सब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा के लिए बाबू कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 पारित किया गया। यानी इसका कहने के तात्पर्य हुआ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। क्या बोल रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एट 2013 कहने तक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं के सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम 2013 पारित किया गया। अगर इसको नहीं समझ में आता है तो इसका मोटा मोटी कहने का तात्पर्य हुआ कि महिला को कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। अगर इस तरह का उसका कोई तरह का यौन उत्पीड़न होता है तो उसको किस तरह का उसको कार्रवाई होना चाहिए, उसको किस एक्ट के आधार पर उसको दिया जाता है सजा। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्क प्लेस जो एक्ट 2013 में बनाया गया था, इसके आधार पर उसे सजा मिलती है। ये था क्या? कानूनी अधिकार यौन उत्पीड़न। अब आता है संपत्ति के अधिकार। आखिरकार लड़कियों का क्या है या महिलाओं का? संपत्ति के अधिकार, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोलते हैं अब इसको? प्रॉपर्टी राइट्स। तो कहने के तात्पर्य ये है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जो लागू हुआ था, यानी हिंदू संसेशन एक्ट 1956 के तहत बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है। कहने के तात्पर्य क्या बोल रहे हैं कि पिता के संपत्ति को अगर कुछ का समझो, कहने का तात्पर्य कि एक पिता है, उसका एक बेटी है या एक बेटा है, तो कहने के तात्पर्य जो पिता का संपत्ति है उसमें से दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, न कि जो बेटा लिया है उसमें उसकी बहन आके हिस्सा नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ पिता का। आ रहा है आपको समझ में? ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम सिर्फ हिंदू में ये चलता है। आज क्या बोले, अगर समझो एक पिता है, उसके 3 हैं, इसमें समझो 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, तो ये तीनों के बराबर हिस्सा लेंगे। किसमें से? उसका पिता का हिस्सा में से, न कि उसका पुत्र के हिस्सा में से इसका पुत्री हिस्सा लेगी। क्या बोल रहे हैं? पिता का कोई भी हो, कोई भी संपत्ति, उसमें से उतना ही उसका अधिकार उसका पुत्री का या पुत्र का। ये नहीं कि उसका पुत्र के ना है उसमें उसकी बहन आएगी और कहेगी इसमें से हमको चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। आया संपत्ति का अधिकार के समझ में? इसका मतलब है कि बेटियों को भी संपत्ति में वही हिस्सा मिलेगा जो बेटों को मिलता है। 1956 के बाद चाहेगा तो ले सकता है। फिर अगला आता है विवाह और तलाक के अधिकार। क्या अगला आता है बाबू? विवाह और तलाक के अधिकार, यानी राइट इन मैरिज एंड डिवोर्स, जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, डिवोर्स। राइट इन मैरिज एंड डिवोर्स, जिसको बोलते हैं विवाह और तलाक के अधिकार, भारत में महिलाओं
और भारत में महिलाओं और लड़कियों के विवाह और तलाक के अधिकार क्या भारत में देते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय विवाह अधिनियम 1955, जिसको बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं को विवाह, तलाक और पुनर्विवाह, जिसको बोलते हैं रीमैरिज के अधिकार दिए गए हैं। इसमें महिलाओं को अपने जीवन साथी से अलग होने और पुनर्विवाह करने को अधिकार शामिल है। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि विवाह और तलाक उसको अधिकार कौन देते हैं, कानूनी देते हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून यानी मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है उसके तहत महिलाएं क्या कर सकती है, विवाह, तलाक और पुनर्विवाह, जिसको बोलते हैं रीमैरिज के अधिकार दिए गए हैं। इस महिलाओं को अपने जीवन साथी से अलग होने और पुनर्विवाह करने का क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। अब आते हैं अगला कि प्रसव अवकाश का अधिकार। कहने के तात्पर्य हुआ कि जब कोई महिला माता बनने के लिए रहती है तब उसके भारत में उसके ऊपर क्या कानूनी अधिकार मिलता है भारत में। तो चलते समझते हैं जिसको क्या बोलते हैं मैटरनिटी लीव राइट। कहने के बाद जब माँ बनने वाली रहती है तो उसको छुट्टी अवकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जब माता बनने वाली रहती है वो कोई जॉब में है तो उसको क्या भारत में अधिकार है। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1968 लागू हुआ था, के तहत कहने के तात्पर्य है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव अवकाश का अधिकार मिलता है। इसका मतलब है कि महिलाएं प्रसव के समय काम से छुट्टी ले सकती है और उन्हें इसके लिए वेतन भी मिलता है। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि जब माता माँ बनने वाली रहती है तो कुछ दिन के बाद वो एप्लीकेशन डालकर छुट्टी ले सकती है, और छुट्टी ले सकती है पर उसका वेतन नहीं रुकेगा, जितना मिलता है उतना मिलता रहेगा। और जब प्रसव हो जाएगा यानी माता जब पुत्र या पुत्री को जन्म दे देगी तो उसके बाद फिर रिटर्न अपना अपना जॉब पर जा सकती है। उसे जॉब का खतरा, कोई तरह का दिक्कत नहीं, और उसका पैसा भी कोई तरह का रुकेगा, वेतन में कटौती नहीं। ये कौन सा अधिकार है महिलाओं का भारत में, कानूनी अधिकार है। अब अगला आता है मेरा क्या, लैंगिक समानता का अधिकार। अगला क्या आता है बाबू, लैंगिक समानता का अधिकार। मेरा कहने के तात्पर्य ये हुआ कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक समानता का अधिकार, राइट टू जेंडर इक्वलिटी। क्या बोलते हैं, राइट टू जेंडर इक्वलिटी। कहने के तात्पर्य ये हुआ कि महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलते हैं। कौन दे रहा है, कानूनी अधिकार बोल रहा है, जो लैंगिकता जो भेदभाव होता है। तो महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलते हैं अगर इसके तहत महिलाओं को समान वेतन मतलब इक्वल पे होगा, जितना पुरुष को मिलेगा कोई काम करने में, और कोई चीज़ करने में, कार्य करने में, यानी जॉब हो या कोई भी काम हो, जितना पुरुष को मिलेगा उतना ही महिला को भी दिया जाना चाहिए। और रोजगार में भी समान अवसर होना चाहिए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। आया आपको समझ में लैंगिक समानता का अधिकार। अब अगला टॉपिक है मेरा शिक्षा और रोजगार के अधिकार। अब तीसरा टॉपिक पर बढ़ते हैं कि भारत में महिलाओं और लड़कियों के अधिकार, भारत में शिक्षा और रोजगार में क्या अधिकार मिलता है भारत में, तो उसके ऊपर हम समझने का अधिकार प्रयास करते हैं। तो आखिरकार पहले हम ये समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि शिक्षा और रोजगार के अधिकार आखिरकार होता क्या है। तो शिक्षा और रोजगार है ना बाबू, जो महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं जो इन्हें समाज में क्या बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। क्या आत्मनिर्भर, जो बोलते हैं स्वयं का, जिसको बोलते हैं स्वामित्व, खुद को आत्मनिर्भर बनाने का क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो पहला टॉपिक उठाते हैं शिक्षा का अधिकार। आखिरकार भारत में महिलाओं एवं लड़कियों का शिक्षा का अधिकार के बारे में क्या इनको अधिकार दिया गया है। तो सभी देखो बाबू, अब आगे बोल रहे हैं कि संविधान, आज पढ़ रहे हैं कानूनी अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार। तो जो बोल रहे हैं आगे बोल दे रहे हैं हम कि जो भी बोलेंगे अपना लैंग्वेज वो सब शब्द नहीं बोलेंगे जिससे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग को ठेस पहुँचे। इसलिए मेरा जो हम पढ़े हैं या जो पढ़ चुके हैं उसी के तर्ज पे हम बोलते हैं, और कोई तरह का टंग अगर आगे पीछे हो जाएगा इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये जुबान थोड़ा बहुत लड़खड़ा भी जाता है तो इंसान से ही गलती होता है। आखिरकार ऐसा तो हम सब नहीं बोलेंगे जिससे मेरे माता एवं बहनों को क्या हो सके, ठेस पहुँचे। मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसलिए हम बीच बीच में बोल देते रहते हैं। तो अगला पहुँचते शिक्षा का अधिकार। जैसा हम लोग समझते हैं बाबू कि संविधान में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 21A, आर्टिकल
20A के तहत बोला गया है कि भारत में 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को क्या करना चाहिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। मुफ्त तो दिया गया है लेकिन अनिवार्य बोला गया कि शिक्षा प्राप्त करना ही करना है। और कितना आर्टिकल में, अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 का ए में बोला गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया है। यानी कहने के, इसमें लड़कियां भी शामिल है, यानी कहने के तात्पर्य हुआ बाबू मोटा मोटी समझे तो कि सभी लड़कियों को शिक्षा पाने का अधिकार है और उन्हें स्कूल जाने से कोई भी नहीं उस स्कूल जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। शिक्षा का अधिकार है, समझ में मोटा मोटी समझते हैं कि आर्टिकल 21 के ए में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष का लड़का हो या लड़की हो उसे शिक्षा का है अनिवार्य रूप से ग्रहण करना है। अगर इसमें खास करके लड़कियों को भी शामिल है और लड़कियों को स्कूल जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगा, अगर उसको लड़की को पढ़ने का इच्छा है तब। अब अगला आता है काम करने का अधिकार। चलो ये भी समझने का प्रश्न, जिसको बोलते हैं राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क। तो महिलाओं को किसी भी प्रकार का काम करने का बाबू अधिकार है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट। सरकार और कंपनियों को उन्हें समान अवसर और समान वेतन देना ही चाहिए और देता भी है। ये हुआ। अब अगला आता है समान वेतन का अधिकार। अगला क्या है, समान वेतन का अधिकार, यानी कहने के तात्पर्य हुआ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान वेतन समान वेतन का अधिकार, समान वेतन समान कर। तो कहने के तात्पर्य हुआ कि ये मतलब लागू हुआ था एक्ट इक्वल रिम्यूनरेशन शायद होता है, याद नहीं आ रहा है, एक्ट 1976 ये लागू हुआ था। यानी समान वेतन अधिनियम 1976 यानी 1976 के तहत महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए, कहने का तात्पर्य है कि वो भी टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी 8 क्लास को पढ़ाता है, ये भी 8 क्लास को पढ़ाता है, तो दोनों को इक्वल पे होगा, कोई भी कम बेसी नहीं होगा। इसलिए बोला गया है कि महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। यानी मोटा मोटी समझे तो इनका कहना है कि महिलाओं को भी वही वेतन मिलेगा जो पुरुषों को मिलता है, अगर वो एक जैसा कार्य कर रहे हैं तब, एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो, क्योंकि हम पढ़े हैं बाबू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब अगला आता है, अगला क्या है, अगला मेरा टॉपिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकार। अगला मेरा टॉपिक क्या है, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार। तो समझते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार क्या है। तो महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेरे व्यूअर या मेरे छात्रगण रखते हुए कई कानून और नीतियाँ बनाए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में हम आपसे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ही मेरा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। कहने के तात्पर्य हुआ कि राइट टू हेल्थ सर्विस, राइट टू हेल्थ सर्विस। तो महिलाओं को सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। इसमें गर्भवती महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, जैसे प्रसव के समय अस्पताल में सुविधाएं, टीकाकरण और आवश्यक दवाएं मिलती है। इसको क्या बोल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए इसमें महिलाओं का विशेष प्रावधान है। प्रसव के समय खासकर कुछ पैसा भी दिया जाता है, क्यों, क्योंकि घर में अच्छा से खान पीन मतलब पौष्टिक आहार पर ध्यान दे। अगला आता है सुरक्षित वातावरण का अधिकार, इसको बोलते हैं राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, जिसको हिंदी क्या करते हैं कि सुरक्षित वातावरण का अधिकार। कहने के तात्पर्य है कि महिलाओं को अपने घर, स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कानून ही बोल रहे हैं भारत का। इसका मतलब मोटा मोटी समझने का तात्पर्य हुआ कि घर, स्कूल, कॉलेज या कोई भी कार्यस्थल हो, किसी भी प्रकार का शोषण, उत्पीड़न या हिंसा अगर करेगा तो उसको क्या होगी, उसका क्या होगा, उस पर कार्यवाही होगा। अब अगला आता है मेरा कानूनी सहायता का अधिकार। क्या है कानूनी सहायता का अधिकार? कहने का तात्पर्य हुआ कि राइट टू लीगल एड, राइट टू लीगल एड, यानी कानूनी सहायता का अधिकार भारत में महिलाओं एवं लड़कियों का क्या है। तो अगर किसी महिलाओं के कानूनी मदद की ज़रूरत होती है तो सरकार उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता
प्रदान करती है। इसका समझें तो मोटा मोटी अगर समझना है कि अगर अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए वकील की मदद ले सकती है और इसके लिए उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए पैसे कौन देती है? सरकार पेड करती है, क्योंकि सरकारी वकील होगा तो उसका पैसा वेतन कौन देगा? सरकार ने देगा। अगर ऐसा कोई जज उसके सामने कोई ऐसा केस में फंस न जाए, अगर उसको ऐसा चाहिए कि पैसा अगर नहीं है तो उसको वकील करना है, तो उसको कौन सी सरकार मुफ्त उसको वकील देती है। तो इससे क्या हुआ? सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त है महिलाओं का भारत में। अब अगला टॉपिक जो नहीं लिखे थे, अगला टॉपिक है कि आखिरकार भारत में जो अधिकार नहीं है, जो महिलाओं का अधिकार नहीं है, होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। तो चलो आराम से समझने का प्रयास आराम से करेंगे। पांचवा टॉपिक क्या बोले थे कि जो अधिकार नहीं है भारत में वो होने चाहिए महिलाओं के आखिरकार। तो हालांकि महिलाओं को तो कई अधिकार दिए गए हैं, ये जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अधिकार है जो उन्हें नहीं मिले या जिनके लिए समाज में जागरूकता क्या करने की, बढ़ाने की ज़रूरत है। बस सही बात है, महिलाएं भी थोड़ा बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए इसे, लेकिन चलो बोलते हैं। पहला आता है जो अधिकार नहीं होने चाहिए। पहला क्या है? राजनीतिक अधिकारों में सुधार होना चाहिए। राजनीतिक अधिकारों में सुधार होना चाहिए। कहने के तात्पर्य ये है कि महिला चुनाव में हिस्सा ले सकती है और वोट भी डाल सकती है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी क्या है? बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में कितना महिला? बहुत कम है। इसे बढ़ाने के लिए महिलाओं के विशेष आरक्षण, जिसको रिजर्वेशन बोलते हैं, की ज़रूरत है, ताकि वे अधिक संख्या में संसद और विधानसभा में क्या किया जा सके? चुनी जा सके। और महिलाओं के ऊपर महिला अपना क्या, अगर महिला सशक्त होगा तो क्या होगा? तो हमारा देश भी सशक्त होगा। तो पहला क्या है? राजनीतिक सुधारों में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। और दूसरा है कानून का सही पालन भी होना चाहिए, जो नहीं है। ये तो बात 100% सही है, उतना है लेकिन उतना नहीं है। क्या बोलते हैं? कानून का सही पालन होना चाहिए। कई बार कानून बन तो जाते हैं लेकिन उनका सही पालन नहीं होता है। जैसे कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून होने के बावजूद महिलाएं अक्सर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है या उन्हें समर्थन नहीं मिलता है। आ रहा है समझ में? कहने के तात्पर्य है कि कोई महिला कार्यस्थल, ऑफिस, घर हुआ, कहीं भी हो, तो अगर यौन उत्पीड़न होता है तो वो शिकायत करने के लिए जाता है, तो उसे मतलब समाज का डर रहता है कि अगर समाज में ऐसा होगा तो हल्ला उल्ला हो जाए तो क्या होगा। तो ये समाज के डर के कारण महिला क्या रहती है? एक सीमित रेखा के अंदर रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका अधिकार है, जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर कानून का भी सही पालन होना चाहिए। क्या कहने का तात्पर्य कि कई कानून तो बन जाते हैं लेकिन उसका नहीं पालन हो पाता है। जैसे कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून होने के बावजूद महिलाएं अक्सर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है या उन्हें समर्थन लोगों से का नहीं मिलता है, पुलिस लोग का भी नहीं मिलता है। और इसे क्या है? हमको सुधारने की ज़रूरत है। अब अगला आता है समानता की सच्ची भावना। समानता की सच्ची भावना कहने के तात्पर्य ये हुआ कि समाज में अभी भी बाबू महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं मिला है। उन्हें अब भी कई जगहों पर कमतर समझा जाता है। जैसे कि परिवार में कोई भी फैसला होता है तो परिवार में महिला को उसमें भाग नहीं लिया जाता है, पुरुष ही बैठ के फैसला ले लिया जाता है। ऐसा क्यों बाबू? जितना अधिकार तुम्हारा उसका अधिकार उतना ही है, तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या बोला गया कि महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं मिला है। अब उन्हें कई जगहों पर क्या समझा जाता है? कमतर समझा, यानी नहीं समझा जाता है। जैसे कि परिवार में, काम की जगह पर और समाज में। इसके लिए मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं को सही मायनों में क्या मिल सके? समानता मिल सके। अब अगला आता है समान अवसर। क्या आता है? समान अवसर। तो महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हर महिला को अपने सपने पूरे करने का क्या मिल सके? मौका मिल सके। इसमें तो मिल चुका है, जैसे बिहार में खास करके कि लड़की इंटर में फर्स्ट लगी तो 25,000, ग्रेजुएशन में लाएगी तो 25,000, लड़का जाए भाड़ में। सही बात है, यह महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए कि बहुत शोषण हुआ। तो देखो बाबू, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है महिलाओं और बराबर। ये इसका वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा ही नहीं इतना डिटेलिंग में। हम चैलेंज करते हैं, कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो क्या डालते हैं? टॉपिक बाय टॉपिक के अंदर टॉपिक को भी तोड़ते हैं, इसके अंदर भी इसका भी परिभाषा बताते हैं। इतना डिटेलिंग आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं कि मेरे सपोर्ट कीजिए, हम आपको हम सपोर्ट करेंगे। कहने के तात्पर्य कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो बोल दीजिए कि भैया इस टॉपिक को हमको वीडियो चाहिए, एकदम अगला एकदम जैसी टॉपिक आएगा वैसी वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। बस थोड़ा ये मेरा चैनल को बढ़ाइए, फैलाइए, जैसे क्या मिले, मतलब ऊर्जा मिले और हम आपको
और भी क्या कर सके, हेल्प कर सके। कहने के तात्पर्य कोई ऐसे ही नहीं मदद करता है बाबू, कहने के तात्पर्य आप भी हम मदद कीजिए और हम भी मदद करेंगे। अगर ये बताओ ना अधिकार के बारे में, अगर हर महिला को देखेगी वीडियो तो उसका अधिकार के बारे में बताओगी, लाख न कुछ करे लेकिन उसको अधिकार के बारे में मालूम हो तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर पाएगी। 100 में 10% यूज कर पाएगी लेकिन कर तो पाएगी। इसलिए इस वीडियो को जितना से जितना फैलाएं और महिलाओं एवं लड़कियों इस वीडियो को जितना भी देखें और अपने फैमिली के पास भी भेजें। महिला जो है खास करके महिला और लड़की को कि अपना अधिकार जाने, इससे उसका कुछ भी शोषण ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।